अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग फजान्स रूल वगैरह का बेसिक क्या मतलब एक तरीके से सारे पोस्टुलेट देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस करने और कुछ इंटरमिक्स कंसेप्ट्स के बारे में जानना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं हम लोग के पास कंपाउंड है LiF, LiCl, LiBr एंड LiI। ठीक है, तो इन चारों कंपाउंड्स में सबसे पहले तुम लोग बताओ, मतलब सब चीज का ऑर्डर बताओ। पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सर 4 3 2 1 सबका 4 3 2 1 मतलब सबसे ज्यादा ये। यस सर। लेट्स सी। देखो फजान से लोग कोई भी क्वेश्चन आए ना तो मतलब एक बार इसको देख लेना, इसको बना लेना। तुमसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा सा मतलब ऐसा टर्म है जो एनसीईआरटी मेंशन बहुत कम जगह करता है। ठीक है, तो इसीलिए पोलराइजिंग पावर के बारे में तुमसे कोई नहीं पूछेगा, पोलराइजेबिलिटी के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इस टर्म के बारे में तुमसे हर कोई पूछेगा विच इज पाई, एंड इस टर्म के बारे में तुमसे हर कोई पूछेगा विच इज कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए सो फर्स्ट इसके में 1 2 3 4, सेकंड में 4 3 2 1। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग अपना आंसर निकाल लिए, हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका आंसर यहाँ नोट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो फजान रूल के पोस्टुलेट से हम लोग को अप्रोच करना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो कटायन है ये सेम है, Li है सब में। तो अगर Li है तो इसका मतलब जो पोलराइजिंग पावर होगा ये सबका लगभग बराबर होगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कटायन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्योंकि सबका कटायन सेम है तो पोलराइजिंग पावर सेम होगा। पोलराइजेबिलिटी देखो, अब यहाँ अनायन है तो अनायन सबका चार्ज पहले देखे, क्यों चार्ज देखे कि फजान रूल किन दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, चार्ज एंड साइज। सबसे पहले क्या देखते हैं, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज देखा हमने, सबका चार्ज सेम है। अब साइज देखते हैं, तो साइज अब हम लोग देख रहे हैं तो आई का साइज, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसका पोलराइज होने का क्षमता सबसे ज्यादा, मतलब ये Li प्लस के जब सामने आएगा तो ये सबसे ज्यादा पोलराइज होगा। कौन, LiI मतलब I माइनस। ठीक है, अब फाई का ऑर्डर देखें तो फाई का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ लीनियर रिलेशन विथ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। मतलब इट इज समथिंग फाई इज इक्वल टू k times polarizing power to the power some x and polarizability to the power y। ठीक है, इसका कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं है, बस तुम लोग को बताने के लिए इस टाइप का कुछ लीनियर रिलेशन होता है, एंड x एंड y आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बस इस टाइप का, तो इसका मतलब फाई भी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसी का होगा। एंड फाई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर कहें फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत कॉमन सा टर्म है, तो कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले को मिटा दे रहे हैं कहीं से कोई कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बस तुम लोग को इसका रिलेशनशिप समझाने के लिए किया। सो वो रिलेशन बताइए ना, phi is in directly proportional to covalent character। नहीं नहीं, वो मत नोट करो, तुम बस ये नोट कर लो कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये कर दो। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा सो कटायन वैरी कर रहा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर का वो एक्सप्लेन कीजिए ना, वो कैसे रिलेशन निकाले। अच्छा ये देखो, यस सर। फाई क्या होता है हम ही बता रहे हैं। ठीक है, पोलराइजेशन। हाँ नहीं ठीक है, चलो ठीक है, तुमको पता है, हम बस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फाई क्या होता है, तो फाई इज समथिंग लाइक कि पोलराइजेशन कितना हुआ उस कंपाउंड में। जैसे हम लोग सबसे पहले पोलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कटायन के रिस्पेक्ट में, कि ये कटायन कितना ज्यादा
पोलराइज कर सकता है। पोलराइजेबिलिटी किसके टर्म में बात करते हैं? अनायन के रिस्पेक्ट में, कि ये अनायन कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। एंड ये जो नेट पोलराइजेशन है ये हम लोग टोटल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि ये कंपाउंड कितना पोलराइज्ड है। ठीक है, अब ये पोलराइज्ड है का क्या मतलब कि जब कभी भी हमारे पास एक कटायन है एंड अनायन है तो वो कितना ज्यादा इसके शेप को डिस्टॉर्ट किया, क्योंकि जितना ज्यादा शेप डिस्टॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फाई उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग के पास साइज बराबर होता तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता वो आयनिक बॉन्ड बनता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जैसा हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जनरली कटायन छोटे होते हैं, अनायन बड़ा होता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है, इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। अब क्योंकि पोलराइजेशन आ गया तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, फाई बढ़ा तो कोवेलेंट, फाई आया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आया, फाई बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, तो इसीलिए फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, एंड फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ये एक रिलेशन सो है। हाँ, सो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, जितना ज्यादा चार्ज आएगा तो उतना ज्यादा आयनिक एक्टिव होगा ना। जितना ज्यादा चार्ज आएगा वो कंप्लीट ट्रांसफर डेल्टा नहीं होगा, डेल्टा होगा। और जितना ज्यादा अच्छा, डेल बढ़ेगा उतना ज्यादा और इसको पोलराइज करने लगेगा, है ना। तो आयनिक एक्टिव बढ़ना चाहिए ना। आयनिक कैरेक्टर, जब हम लोग फजांस रूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सपोज इनिशियली इमेजिन करो कि ये इन्फिनाइट दूरी पे है। ठीक है, दोनों पे चार्ज है 0 0, जब एक दूसरे के पास आया तो डेल चार्ज क्रिएट किया। ठीक है, डेल चार्ज क्रिएट किया, उसके बाद फिर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इनके बीच में आया। ठीक है, क्योंकि डेल चार्ज के आने के वजह से ही इसमें पोलराइजेशन देखने को मिला। ठीक है, इसका शेप डिस्टॉर्ट हुआ और वाइटल मतलब जो भी है इसका वेव नेचर वो डिस्टॉर्ट हुआ। ठीक है, अब ये जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है उतना ज्यादा इस पर डेल प्लस आ रहा है और उतना ज्यादा तुम्हारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है कि जितना ज्यादा डेल प्लस बढ़ेगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फजांसू जितना ज्यादा डेल बढ़ रहा है उतना ज्यादा हमारा ये बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड चार्ज बढ़ना इज नॉट अ सिग्निफिकेंस कि वो आयनिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक है, दिस विल बी समथिंग जिसपे हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ठीक है, मतलब आयनिक कैरेक्टर इज समथिंग विच इज वेरी कंफ्यूज अबाउट। ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि डेल जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना ही कम हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये सो तुम लोग को बोले भी थे कि आयनिक कैरेक्टर में थोड़ा सा रीड कर लेना और वो लैटिस एनर्जी से कैसे रिलेटेड है एक बार देख के आना। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर बाद, तुम ही लोग से आंसर पूछेंगे। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम लोग के पास मान लो है NaCl, KCl, RbCl, CsCl। अब इसका फजांस बताओ, सॉरी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ। तुम लोग बस आंसर निकालो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, फिर हम आंसर बता ही देंगे। सर कोवेलेंट कैरेक्टर 1 2 3 4। सबसे ज्यादा 1। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सेम तरीका, जो अनायन है सब में कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी सबका बराबर होगा। पोलराइजेबिलिटी सबका बराबर है। अब यहाँ पे कटायन में अंतर है, तो चार्ज देखो कटायन का सबसे पहले, चार्ज सबका बराबर है। चार्ज अगर सबका बराबर है तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। साइज साइज। सबसे छोटा है Na का, इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। एंड फाइव is a linear relation with polarizing power, तो phi का भी ऑर्डर यही होगा। एंड सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड अगर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे तो इसका उल्टा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है तुम लोग में से कुछ लोग लैटिस एनर्जी पढ़े हो। लैटिस एनर्जी का, इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका है? क्योंकि 11th का टॉपिक है। CSCl। CSCl, लैटिस एनर्जी। चलो ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अरविंद तुम कुछ कहना चाहोगे? सर NaCl NaCl का
हाँ ये सही जवाब है, NaCl का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखो कि NaCl का लैटिस एनर्जी ज्यादा है बट आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा देर के बाद और बात करेंगे। चलो, तो ये हो गया। अच्छा सपोज करो यहाँ पे एक और चीज हम डाल देते AgCl, तब फिर AgCl को मतलब यहाँ कहाँ डालते कोवलेंट कैरेक्टर के रिलेशन? दो ही ऑप्शन है, सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, बीच में होता तो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। सर सबसे पहले सबसे ज्यादा होगा इसको। सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डी ब्लॉक का कटायन है और चार्ज सेम रह जाएगा, तो फिर डी ब्लॉक के कटायन को हम लोग सबसे ज्यादा ये मानते हैं, कोवलेंट मानते हैं। ठीक है, इसको कोई नोट कर रहा है तो कर ले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली फजांस टू यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसका एक दो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ डाल देते हैं, जिस टाइप्स ऑफ कटायन। ठीक है, नोट कर लो, अदरवाइज ये मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कटायन। कटायन अभी तक हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है? कोई भी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दिस इज नोन एज कटायन। कटायन तो यही होता है, लेकिन क्या कटायन के कोई टाइप्स होते हैं? तो हाँ, कटायन का टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है इनर्ट गैस कटायन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कटायन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कटायन क्या होता है? वो कटायन जिसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिनका वैलेंस शेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ अ कटायन। ठीक है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल में अगर किसी भी एटम का NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, then that is known as inert gas configuration where N is valence shell। ये होगा। क्या कहा मैंने, फिर से क्या देते हैं? अगर कोई नोबल गैस है मतलब इनर्ट गैस है, ठीक है, मान लो नियन है। ठीक है, तो नियन का क्या होता है? 2H2 2P6, मतलब 1H2 तो रहता ही है, वैलेंस शेल क्या रहता है? 2H2 2P6। वैसे ही जेनॉन वगैरह का किसी का भी ले लोगे तो लास्ट में NH2 NP6 टाइप कॉन्फ़िगरेशन है। ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि S ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 से 2 होता है, P ब्लॉक का NS1 से 2, NP 1 से 6 होता है, सॉरी यहाँ पे 2, NH2 1 NP 1 से 6। फिर इसी तरीके से D ब्लॉक का भी आता है, फिर F ब्लॉक का भी आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो ये है हमारा इनर्ट गैस 18th ग्रुप, उसका होता है कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग देखे हो ना, ऐसा ना हो कि तुम यस सर। प्रेजेंट कर लो। यस सर। ठीक है, तो किसी भी कटायन का अगर वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 टाइप है तो वो कंपाउंड इनर्ट गैस होगा। ठीक है, अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, Al3+ Na+। ठीक है, सारे के सारे फिर वैलेंस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा। दूसरा स्यूडो इनर्ट गैस। अच्छा, ये जो है ये कटायंस, ये पहला वाला इनर्ट गैस नहीं बन गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बस इनर्ट गैस से रिजेंबल करता है। सिमिलरली दूसरा वाला स्यूडो इनर्ट गैस बन नहीं गया, इसका बस कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से रिजेंबल करता है। ठीक है, अब इसमें क्या, इफ वैलेंस शेल of any cation will resemble NH2 NP6 ND10 configuration where
n इज इक्वल टू वैलेंस शेल। तो फिर ये जो कटायन होगा ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में भी रखना है, इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होता है। मतलब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई बोल रहा है तो ये NH2NP6ND10 ही होता है हमेशा, ठीक है। मान लो हमारे पास Zn है, ठीक है। तो Zn का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। अब अगर Zn 2+ कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d से निकलेगा, So 4 is 4s से निकलेगा, ठीक है। तो Zn2+ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p6 3d10, मतलब ns2 np6 nd10, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन है एंड Zn2+ इज अ pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, Ga3+, Ge4+, एक्सेट्रा, Sn4+, Bi5+, इतना भी बना लो, ठीक है। बस इसको pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को लेके आना है। अब इसका तीसरा टाइप आता है, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सो डिस्कनेक्ट हो गया था। सो वो क्या है, n इज इक्वल टू n is वैलेंस, मतलब अगर किसी कटायन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 टाइप का है तो उसको pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड उसका एक एग्जांपल है Zn2+, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 3d10 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3। तो ये एक pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन है, उसके रिमेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, इसका बस नाम है। तुमसे बस यही पूछेगा कि which of the following is a pseudo inert gas कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन, 10-15 कंपाउंड दे देंगे, 10-15 कटायन दे देंगे, इंटीरियर टाइप में पूछ लिया है इसमें pseudo inert gas कौन सा है, नॉन इनर्ट गैस कौन सा है। pseudo inert gas is X, non inert gas is Y, X by Y is to the nearest integer, बस। यस। अब यहाँ पे आता है नॉन इनर्ट गैस, ठीक है। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कटायन होता है, इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है एंड पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट शेल मतलब बैलेंस शेल से पहले वाला, सेकंड लास्ट, 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल Ga+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d 3d, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 4 10 12 18 20 30, ये Ga का कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अच्छा, इसको एलिमेंट हटा देते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई कटायन है A+, ठीक है। अब ये A+ जो कटायन है इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसके लास्ट एंड सेकंड लास्ट शेल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। तो इसका जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इसका पेनल्टीमेट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा टाइप का हुआ अपना, नॉन इनर्ट गैस। नॉन इनर्ट गैस, ठीक है।
ये था हमारा कंडीशन, ये था दूसरा वाला था नीचे एग्जाम्पल। ठीक है, कंडीशन एग्जाम्पल, और मैं भी वैसे ही कर लेना, कंडीशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, सर नॉन इनर्ट गैस का कंडीशन क्या था? कंडीशन ये है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे एंड पेनल्टीमेट शेल में 18। ओके सर। अब हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ फजांस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल में क्या एप्लीकेशंस आता है? तो एक एप्लीकेशन तो हम लोग ने देख लिया, डिटरमाइनिंग कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, एंड तीसरा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, मतलब तो हो सकता है तुम लोग में से किसी के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी आया होगा। मान लो हम लोग के पास एक बेस है BOH। ठीक है, तो ये यहाँ से H निकलेगा या OH निकलेगा। ठीक है, दिस माइट बी अ क्वेश्चन जो तुम लोग सोच रहे हो। अगर तुम लोग अभी अभी ऑर्गेनिक पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में आएगा H2O सॉल्वेंट रहेगा, तो फिर इसका पोलराइज मतलब पोलराइज सॉल्वेंट इफेक्ट लगेगा और OH माइनस निकल सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फजांसू का भी काम आता है। तो उसका एप्लीकेशन भी उसी टाइप का। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने बहुत, शायद किसी ने तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बहुत पहले का कभी का डिस्कवरी रहा होगा, किसी ने 10 ऑक्सी एसिड लिए, उसमें रिजल्ट देखा। लेकिन आज के टाइम में हम लोग के पास और सर बेटर आवाज मेथड्स। कट रहा आपका। मेरा एक फिर से कटेगा तो बताना। सर वो फिर से बता दीजिए। ये ऐसे कुछ खास नहीं बता रहे थे, बस बता रहे थे कि इसमें हम लोग एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर देखेंगे। मतलब अगर हम लोग के पास AOH करके कोई बेस है, तो हो सकता है कि इसमें OH टूटे या यहाँ से H टूटे, मतलब AO माइनस H प्लस बने ये, या A प्लस OH माइनस बने। ये हो सकता है कि तुम लोग में से कोई सोचा होगा कभी ना कभी, तो उसका आंसर भी पचास रूल से तुम लोग को मिल जाएगा। हालांकि इसका आंसर तुम लोग अगर ऑर्गेनिक पढ़ो तो उससे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस इसका एक एक्सप्लेनेशन मिलता है बेसिकली। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट बस कोई खास पॉइंट नहीं था, ये बस ये बता रहे थे कि फजांस रूल जो रूल है ये काफी टाइम पहले का रूल है। ठीक है, काफी टाइम पहले का रूल है। तो जैसे एग्जांपल ये थे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है ऑक्सी एसिड में, तो जनरली एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये भी बहुत पुराना रूल था। अब हम लोग के पास नए तरीके निकालने के लिए, तो फिर हम लोग उस तरीके से, मतलब वो अब हम लोग के लिए उतना यूजफुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से फजांस रूल से एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना अब हम लोग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अब किस टाइप के सवाल में तुमसे पूछा जाएगा वो तुमको बता। चलो, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है? ठीक है, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि होता है क्या होता है। सर जो हीट देने पे डिसोसिएट ना हो जल्दी। सही बात है, बिल्कुल सही डेफिनेशन। जो चीज हीट देने पर भी डिसोसिएट ना हो जल्दी। ठीक है, यही एकदम सही डेफिनेशन है। तो देखो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कुछ। अच्छा, अगर हम लोग किसी चीज को हीट दिए, वो डिसोसिएट नहीं हुआ, फिर हम लोग हीट बढ़ाए, वो फिर डिसोसिएट नहीं हुआ, फिर हम लोग हीट बढ़ाए और फिर डिसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेज पे हो सकता है उसका कुछ कुछ तो चेंज आएगा। उसमें क्या चेंज आएगा, क्या लगता है किसी कंपाउंड में?
सर स्टेट चेंज कर जाएगा। स्टेट बिल्कुल स्टेट चेंज कर जाएगा, सॉलिड था अब लिक्विड हो जाएगा, बेसिकली वो मेल्ट कर जाएगा एक पॉइंट, और तुम उसको हीट दोगे, वो अपना लिक्विड में प्रॉपर्टीज चेंज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और हीट दोगे तो हो सकता है कि फिर उसको हम लोग कुछ कहते हैं प्लाज्मिक स्टेट्स वगैरह में जाने का कोशिश वो करने लगे, ठीक है। खैर उस उतना दूर तक हम लोग को जाना नहीं, तो हम लोग वापस यहाँ आ जाते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक कंपाउंड है M2CO3, ठीक है। M2CO3 को हमने हीट दिया, ठीक है, इसको हमने हीट दिया, तो हो सकता है इसके पास दो रास्ते हैं, ये CO2 भाग जाए, तो बेसिकली इवॉल्व हो जाए, ठीक है। अब कार्बोनेट को हीट देते हुए क्या बनाते हैं, MO प्लस CO2, ठीक है। CO2 गैस इवॉल्व हो गया, MO तो सॉलिड ही रहता है, तो ये बच गया, ठीक है। इसको वापस से हमने कूल किया, मतलब अब हीट वीट हटा दिया, मामला ठंडा किया, तो हम लोग के पास सिर्फ MO बचा क्योंकि CO2 उड़ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग के पास M2CO3, ठीक है। ये अगर इसका दूसरा रास्ता क्या है कि ये M2CO3 ही रहे, ठीक है, चाहे तुम इसमें कुछ भी कर लो, ठीक है। पहले सॉलिड था, फिर हमने इसको और हीट किया और हीट किया और हीट किया, तो ये मेल्ट हो गया, ठीक है, मेल्ट हो गया, लेकिन ये जो चीज था वो साथ ही रहेगा, ठीक है। मतलब मेल्ट हो गया तो क्या हुआ, M2 प्लस एंड CO3 2 माइनस करके वो जो अपना मीडियम है उसमें पड़ा रहा, और जब हमने इसको वापस से कूल किया तो ये वापस M2CO3 हो, ठीक है। तो जो सेकंड चीज है, दिस इज थर्मली मोर स्टेबल, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ठीक है? क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल पे तो हम लोग बात करते हैं चिल कूल, ठीक है। अब ये चीज किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, दैट इज फाई, ठीक है। फाई पे ये चीज डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है इसके कुछ रूल्स लिखते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा थर्मल स्टेबिलिटी तो फजांस रूल से क्लियर नहीं कर सकते, जितना हम लोग फजांस रूल से कर सकते हैं उतना करते हैं। देखो thermal stability in ionic compound, ionic compound in which an ionic part is polyatomic, ठीक है। तो इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है इज डिसाइडेड बाय फजांस रूल, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में अनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक हो, बेसिकली CO3 2 माइनस हो, PO4 3 माइनस हो, इस टाइप की कुछ हो, बेसिक कोई भी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज हो, तो वो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग फजांस रूल से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एंड अगर जो आयनिक कंपाउंड में अगर अनायनिक पार्ट इज मोनोएटॉमिक, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है इज डिसाइडेड बाय लैटिस एडिशन, ठीक है।
ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब फजांस रूल पे डिपेंड कर रहा है, तो फजांस रूल पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग फजांस रूल में क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे फाई। ठीक है, अगर फाई ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, यही लिख दिया। ठीक है, ये किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, रीजन शायद तुम लोगों को समझ में आ रहा हो। रीजन ये है कि अगर जैसे यहाँ पे हम लोग के पास M2CO3 है, तो अगर M और C के बीच में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है, वो ज्यादा है, तो वो कभी मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेल्ट अगर कर रहा है तो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में वो M2+ और CO3 2- में ब्रेक कर, ठीक है, और वो नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली वो डिसोसिएट कर जाएगा, CO2 निकल जाएगा, वो MO सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगा, उस स्टेट तक चला जाएगा जिसके आगे डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर उसके बीच में आयनिक करेक्टर ज्यादा है, मतलब फाई कम है, मतलब सेकेंड केस में, तो यहाँ पे वो मेल्ट कर जाएगा, M2+ और CO3 2- में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, हो सकता है तुम लोगों को लग रहा हो कि ये भी तो डिसोसिएशन ही है, लेकिन ये डिसोसिएशन नहीं है। अगर तुम NaCl को लेते हो वाटरी सॉल्वेंट में, तो ये Na++Cl- लिखो या NaCl लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसको डिसोसिएशन नहीं कहते। ठीक है, एंड लैटिस एनर्जी से क्या चीज डिसाइड होगा, अगर मोनोएटॉमिक है तो जितना ज्यादा हमारा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी होगा। क्यों? हो सकता है अभी तुम लोग लैटिस एनर्जी नहीं पता, इसके बारे में क्या ही जिक्र करें, जब लैटिस एनर्जी पता चलेगा तो हम लोग इसके बाद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, इसका थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, 20 सेकेंड। So 5, 4, 3, 2, 1. ओके, चलो इसको करते हैं। इसको करने का तरीका तुम लोग को तो बता दिए, फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फाई, कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, So वहाँ पे अभी 2 नहीं है, Rb2 और CS2. हाँ हाँ, टाइपिंग मिस्टेक समझ लो। ठीक है, तो कुछ समय के लिए फजांशी के सवाल बनाते समय ये सारे पैरामीटर्स लिखो। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ऊपर से एलिमिनेट कर दो, और बस फाई कोवेलेंट कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी निकाल के कर लो इतना काम, हमको पता है, तुम लोग को दिख रहा है, बट फिर भी अभी के लिए लिखो। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी निकालना है, पॉलीवैलेंट अनायन है, पॉलीवैलेंट अनायन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फजांस रूल यूज करेंगे। फजांस रूल यूज कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अनायन है वो सब में सेम है, अनायन सेम है, तो पोलराइजिंग पोलराइजेबिलिटी सबका बराबर होगा, पोलराइजिंग पावर सबका अलग अलग होगा, क्योंकि कटायन सब में अलग अलग है। कटायन सब में अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चार्ज सबका सेम है, चार्ज सबका सेम है, तो साइज देखेंगे, साइज सबसे ज्यादा किसका है, CS। CS2. CS का साइज सबसे ज्यादा है, तो मतलब इसका फाई सबसे ज्यादा कम होगा, मतलब बेसिकली पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, एंड फाई सबसे ज्यादा इसका होगा, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा, एंड थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा CS2CO3। ठीक है, ये है। अब
अच्छा, किसी को तुम लोग में से इतना भी पता है कि लैटिस एनर्जी होता क्या है? तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ पे हमको कुछ शो करना है तुम लोग। फिर वही जो Or energy required to break an ionic bond into its gaseous form. हाँ, किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? Sir, charge, radius. बिल्कुल ठीक है। अब ये सही बोल रहा है, लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी कंपेयर करते हैं, तो लैटिस एनर्जी के हिसाब से चार्ज तो सबका सेम है, आर कटायन का ही अंतर आ रहा है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? Li2CO3 का, ठीक है। Li2CO3 का सबसे ज्यादा है। तो अगर हम लोग लैटिस एनर्जी के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आता है Li2CO3 का, विच वाज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसीलिए इसके लिए दो अलग रूल्स बनाए गए। अब ये रूल्स कैसे बने? तो बेसिकली कोई टीचर ही पढ़ाते पढ़ाते कभी बनाया होगा आज से 30 साल पहले और फेमस हो गया। साइंटिस्ट तो ऐसा रूल्स नहीं बनाते, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे लैटिस सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट था पॉलीएटॉमिक अनायंस के लिए, वो तुम लोग का क्लियर होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे एक सॉल्ट का एक पॉइंट भी शेयर करते हैं, अगर तुम लोग नोट करना चाहो तो कर लो कि ऑल कार्बोनेट सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट Na+, K+, Rb+, Cs+। मतलब अगर हम लोग Li2CO3 को फर्स्ट ए का बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ए में अगर हम लोग Li2CO3 को हीट करते हैं तो ये LiO + CO2 बना देता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम लोग Na2CO3, मतलब यहाँ पे कोई भी M2CO3 को ले ले, where M is alkali metal, M is first A metal, तो ये ब्रेक नहीं करता है, ये मेल्ट करता है, ठीक है। ये सॉल्ट एनालिसिस का पॉइंट होता है। बोला जाता है कि देयर वाज अ मेटल सॉल्ट विच ऑन हीटिंग रिलीज्ड CO2, और उसके बाद तुमको कुछ कुछ एक दो टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये मेटल सॉल्ट तो अपना फर्स्ट ए का था, तो तुमको डायरेक्ट चमक जाना चाहिए, अच्छा ये CO2 भी दे रहा है हीट करने पे एंड ये फर्स्ट ए का है, तो इसका मतलब ये Li ही हो सकता है। तो कटायन अपना शॉर्ट हो जाता है, फिर अनायन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते सही फिर से रिपीट कीजिए ना, सॉल्ट एंड दिस। हैं। Sir, CO2 रिलीज कौन नहीं करता कार्बोनेट सॉल्ट में? कार्बोनेट सॉल्ट में अभी फर्स्ट ए का ही सिर्फ जान लो, फर्स्ट ए में Li2CO3 करता है एंड बाकी कोई भी फर्स्ट ए मेटल रिलीज नहीं करता है। मतलब M की वैल्यू यहाँ पे Na+, K+, Rb+ एंड Cs+ ये होती है, ठीक है। तो ये सब मेल्ट करते हैं, CO2 रिलीज नहीं करते, Li2CO3 करता है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। ये बस हम कह रहे थे, अगर ये पॉइंट ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट में तो पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग के पास एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। कटायन पता करना है, अनायन पता करना है। तो कटायन पता करना है तो कैसे पता करना है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। तो हो सकता है कटायन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सर इसका रीजन तो ये होना चाहिए ना कि Na+, K+, ये सब का रिलेटिवली आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता। हाँ, यही रीजन है। बट इस रीजन के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग आयनिक कैरेक्टर के बारे में पूरे तरीके से भी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि पहले हम लोग लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, फिर ही हम लोग आयनिक कैरेक्टर को कंक्लूजन देंगे। रीजन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, हमको भी था जब हम पढ़ रहे थे, कि आयनिक कैरेक्टर एंड लैटिस एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे, ठीक है। मतलब लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन गैसियस फेज, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको होने के लिए, इसका मतलब वो आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड ज्यादा है, अपना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, व्हिच इज रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का थर्मल स्टेबिलिटी वाला सब चक्कर खत्म, ठीक है। अब सर ये चार्ज को छोड़ के बाकी सब CO2 रिलीज करेगा। हाँ,
मतलब फर्स्ट ए के लिए, फर्स्ट ए कटायंस के लिए, ठीक है, फर्स्ट ए कार्बोनेट के लिए, ठीक है। सॉल्ट में सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग का तीसरा पैरामीटर था जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, पचास का जो एप्लीकेशन का तीसरा पैरामीटर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मतलब एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, उसको यहाँ देख लेते हैं, फिर लैटिस एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी थोड़ा सा है टाइम टेक। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब बेसिकली हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे तो नहीं है, ठीक है, फिर भी तुम लोग हम इसके लिए कुछ निमोनिक्स बता देंगे जिससे तुम लोग का काम बन जाए। मान लो हम लोग के पास कोई कंपाउंड है, ये M2O है, ठीक है, M2O था, इसको हमने वाटर में डाला तो ये MOH बनाएगा, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग मान लो कि भाई ये MOH बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो ये एस ब्लॉक का रिएक्शन है, ठीक है। अब अभी हम लोग का MOH से काम है, तो अब ये MOH एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, दिस इज अ क्वेश्चन। अब ना वो वाला लॉजिक मत लगाना कि एस ब्लॉक सॉल्ट है, एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड है तो बेस ही होगा, या एस ब्लॉक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर बेसिस, ठीक है। हो सकता है तुमको ये स्टार्टिंग का रिएक्शन ना दिया हो, तुमको किसी एक जनरल एमओएच से खेलने के लिए दिया और तुमको इसमें बताना है, ठीक है। तुम्हारा सवाल ही है कि ये एमओएच एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बेसिकली मतलब इसमें H प्लस एसोसिएट होगा या OH माइनस एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा बात है, अगर M और O के बीच में जो कोवलेंट कैरेक्टर है फाई का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, H रिलीज होगा, H रिलीज होगा। H एंड प्लस। अगर H प्लस, हाँ H प्लस, और अगर इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस। H प्लस। और अगर इस बॉन्ड में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड में जो इस बॉन्ड में सॉरी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कौन सा रिलीज होगा, OH माइनस। बस यही है, ठीक है। तुमको कुछ इसमें बस ये थ्योरी ही है, पहले के टाइम में लैब में लोग पहले से जो प्रिडिक्शन करता था कि भाई एसिड है बेस है, इसी तरीके से उसका पोलराइजेशन वगैरह चेक करके करता था। अब हम लोग के पास बहुत सारा यूनिक तरीका है चेक करने का, बस इसमें यही ध्यान रखना कि अगर O और H के बीच में कोवलेंट फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, इसको लिख दें क्या, क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, फाई ऑफ OH इज ग्रेटर देन फाई ऑफ MO, ठीक है, देन द बॉन्ड ठीक है, चेक करो स्टेटमेंट। ठीक है,
अगर इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज करना चाहें तो अगर मेटल का पोलराइजिंग पावर कम है तो चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, फिर बात करते हैं। अगर इस मेटल का पोलराइजिंग पावर कम है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर कम है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इस बॉन्ड में कम होगा, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इस Yes, sir. बॉन्ड में कम है मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये बेसिक नेचर होगा, ठीक है। एंड अगर इस मेटल का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब बेसिकली फाई ज्यादा है तो इस बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो टूटेगा कौन सा, H+ इस बॉन्ड में कम होगा, ठीक है, तो H वाला टूट जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको लिख भी देते हैं, अगर फाई मेटल का कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एंड इट विल बी अ बेस, ठीक है। एंड इसका वाइस वर्सा फॉर एसिड, ओके। एक और अगर जनरलाइज को और अच्छे से करना है तो ऐसे कर लेते हैं, फाई ऑफ मेटल, मेटल मतलब मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड का फाई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर is inversely proportional to ionic character, is directly proportional to acidic strength, is inversely proportional to basic strength, ठीक है। ऊपर के सब पॉइंट्स को कंबाइन करके लिख दिया है किस पैरामीटर से, So, सिर्फ फाई ऑफ मेटल। हाँ बोलो। सर पोलराइजिंग पावर उसको कंपेयर कैसे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? दूसरे बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सर एच के साथ। हाँ मतलब MO या OH, यस सर। ठीक है। और अगर तुमको 4 बॉन्ड एक्स्ट्रा दे दिया जैसे M1OH, M2OH, M3OH, M4OH, तुमको बता दिया कि भाई M और O के बीच में जो पोलराइजेशन है या MO बॉन्ड का जो फाई का वैल्यू है वो इस टाइप से डिपेंड कर रहा है, तो ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, बेस हो गया कि नहीं हो गया, ये सब चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। इन जनरल इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते किसी भी चीज, किसी भी कंपाउंड का अगर हमको एसिड या बेसिक कैरेक्टर निकालना है तो इससे हम बता ही क्या पाएंगे, मतलब इसका वैल्यूज ही हमको नहीं पता है, ठीक है। हम लोग एसिडिक बेसिक कैरेक्टर अपना जो देसी तरीका है कंजुगेट बनाओ निकालो वही सबसे करते हैं। और लास्ट वाला दिखाइएगा ना। काम का जो चीज है वो ये है कि ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट, अरविंद आंसर बताओ। अरविंद यस सर। इसका आंसर ये तुम लोगों को बता रखा है, नो को नाश हो, ठीक है। all amphoteric, all non-metallic oxides of and hydroxides are क्या बोल all non-metallic oxides and hydroxides are acidic in nature except NO, CO, N2O, H2O, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, नो नो को नाश हुआ, ठीक है। इसलिए एक तरीका है बस निमोनिक है ध्यान में रखने का क्योंकि लोग इसको भूल जाता है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है एडवांस पेपर में, भर भर के आता है, भर भर के मतलब एक सवाल भी आ गया और हर साल एक ही सवाल आ रहा है तो बेसिकली रिपीटेड है और वो हार्ड है और ये हर बार आ रहा है, ये हार्ड भी और रिपीटेड भी। क्यों? क्योंकि उसमें तुमसे
5-6 ऑक्साइड दे देगा, सारे एक्सेप्शन वाले, बोलेगा भाई ये सारे एसिडिक काउंट करके बताओ, 4 एम्फोटरिक भर देगा, 4 न्यूट्रल भर देगा, ऐसे करेगा। एंड ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब 9 को नाश हुआ तो न्यूमोनिक कैसे बना है? तो 9 तारीख को तुम लोगों को पता होगा कि दुनिया भर में नाश ही हुआ है, 9/11, यूएस में भी 2-3 अटैक हुआ है, वो तारीख 9 ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उस पे ही है, 9 को नाश हुआ, ठीक है। तो अब N2O को नाश से कैसे रिलेट करेंगे? अब कुछ तो डालना है ना बीच में, तो 9 को नाश हुआ, नाश से N2 ही हो सकता, याद हो जाएगा तुमको, तो अभी तक हो भी जाना चाहिए था। यस सर। चलो। एक और, अब क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड का खेल लिया हम लोग, एम्फोटरिक भी खेल लेते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड का क्या चक्कर है? एम्फोटरिक ऑक्साइड पता तो हम लोग को क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब कौन सा आ जाए, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते एक बार। अरविंद, इसका भी आंसर जल्दी से दे दो, इससे पहले हम लिखते हैं। ZnAl Pb Be Sn Sb पीबी As और Cr3+। ठीक है, सर मेटल 4+। 4+, हाँ। ये वो वाले, मतलब बहुत सारे तो एम्फोटरिक होते ही हैं, लेकिन ये वाले हम लोग को जनरली ध्यान में नहीं रहते, ठीक है। तो इसको यहाँ जनरलाइज कर दिया, क्योंकि बाकी चीज जो एम्फोटरिक आते हैं वो मिल जाते हैं। तुम क्या बताए, कौन सा है 4+? सर मेटल 4+। एक उसका एक्सेप्शन भी होता है, V2O4, वो बेसिक इन नेचर होता है। मतलब 1 2 3 तक सारे एसिड बेसिक होंगे, 4 एम्फोटरिक होगा और 5 या उससे ज्यादा एसिडिक होगा। ये कोई जनरल रूल नहीं है, मतलब जनरल रूल है बट इसके एक्सेप्शंस होते हैं, अपने एक्सेप्शंस। अब तुम लोग बोले हो तो उसको भी लिख ही देते हैं, लेकिन खैर इसको तो पहले याद करो, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स आर एम्फोटरिक इन नेचर, ठीक है। इसको ध्यान कैसे रखना है? so all possible compounds हाँ, ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स आर एम्फोटरिक इन नेचर। जनाबे अली, या ऑल पॉसिबल जैसे सॉल्ट भी हाइड्रोक्साइड ही रखोगे। सॉल्ट, सॉल्ट भी बहुत सारे इसके एम्फोटरिक होते हैं, लेकिन ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट तो यही है, बट अभी के लिए हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ही रखो, आर दिस इन नेचर क्या होता है एम्फोटरिक। जनाबे अली गया टीना लेने, ठीक है। ये वाला चीज अरविंद बता दिया है, क्योंकि वो इसके आगे का पढ़ा हुआ था, मतलब उसको उसके आगे का बताए थे ये, लेकिन बाद में आएगा, ये उसके भी बाद में आएगा। ये पी ब्लॉक में पता चलेगा, डी ब्लॉक में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख सकते हो, जनाबे अली गया टीना लेने, ठीक है। जनाबे से Zn2+, बे से Be कितना प्लस? 2+, Al3+, Ga so 3 plus Sn 2+4+, लेने मतलब Pb भी 2+। यहाँ लिख नहीं रहे क्योंकि हमको ध्यान में नहीं है। इसका जो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसके सॉल्ट ऑक्साइड या ये बना रहा है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा ना, मतलब बना के, तो ध्यान में नहीं है। सो ठीक है, तो ये है जनाब अली का टीना लेने का खेल। अब क्योंकि तुम लोग वो भी कह दियो, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो एसिडिक बेसिक कर ही दे तो अच्छे से ही कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर,
exception. One, two, three. Basic. 4. Amphoteric. 5 and 5 plus. 5 and 5 plus. ठीक है, एसिडिक. इसका एक्सेप्शन Cr3 प्लस, जो अभी ऊपर लिखी हुई है. दिस इज एम्फोटेरिक. V2O4, which is basic, and V2O5. which is amphoteric. अच्छा, V2O5 यहाँ +5 में आएगा कि +4 में आएगा? बोलो. इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर. नहीं, तो +5 का एक्सेप्शन हुआ ना, मतलब हम बस पूछ रहे थे कि इधर लिखना था, इधर लिखना था. इसका +5 एंड +5. चलो, ये हो गया. अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. दो +5 क्यों लिखे आप? यहाँ एक +5 है एंड +5 से ज्यादा है, अब +5 एंड +5 से अबव वाला. यस सर. अच्छा, SO2 में वाटर डालते तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड. CO2 में? यस सर, फिर से बोलिए. CO2 में वाटर डालते तो क्या बनता है? सर कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक एसिड, H2CO. कार्बोनिक एसिड. अच्छा, तो बताओ CO2 एंड SO2 में कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है? तुम SO2. अभी जितना पढ़ा है उसको भूल जाओ, जनरली खेल के देखते हैं. जनरल कैसे खेलते हैं? नॉन मेटालिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा जो नॉन मेटालिक है उतना ज्यादा वो एसिडिक है. ये रूल है ना. यस सर. तो आंसर तो CO2 होना चाहिए. एक्सप्लेन करो. नॉन मेटालिक कैरेक्टर को तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेट करेंगे ना. नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाँ, एक फैक्टर. तो कार्बन और सल्फर दोनों का 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, लगभग सेम होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है. सर आप लेकिन अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, CO2 और SO2 में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? एक आंसर SO2 आया है. अच्छा अरविंद, तो तुम्हारा आंसर क्या है फाइनल? लेकिन आंसर SO2 ही होना चाहिए. अच्छा ठीक है, रीजन? सल्फ्यूरिक एसिड सुनते आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरस भी स्ट्रॉन्ग ही होगा. अच्छा, अगर वो तो ऐसे ही पूछ लिए थे, उसको छोड़ो. ऐसे जनरल, मतलब अगर हम तुमसे कोई और चीज का पूछते तो हमको नहीं लगता तुम उसका एसिड, मतलब उसमें वाटर डाल के देखते कि उससे क्या उसका एसिड बन रहा है और उसके बाद उसको कंपेयर करके बताते. सब सर इक्वली बोलेंगे. देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द ओनली पैरामीटर ऑफ नॉन मेटालिक नेचर. ठीक है, एक्चुअली
नॉन मेटालिक नेचर इज अ पैरामीटर ऑफ इट्स एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी, ठीक है, एंड रिएक्टिविटी विथ अदर मेटल्स, उससे देख सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे किसी मेटल के सामने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मेटल कितना जल्दी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, वो उसका मेटालिक कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसका एक पैरामीटर नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे। मेटालिक कैरेक्टर के लिए भी आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक फैक्टर होगा, साइज एक फैक्टर होगा, अगर पहले से चार्ज पॉजेस करा तो चार्ज भी एक पैरामीटर होगा, सारे पैरामीटर्स। खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं, तुम्हारा मतलब SO2 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। हम बाकी क्वेश्चंस तो नहीं करा रहे, हर जगह अगर देखो एक्सेप्शंस तो होते ही है केमिस्ट्री में, मतलब एक्सेप्शंस के बिना तो क्या ही खेले, लेकिन इन जनरल वाला बात भी हमको पता होना चाहिए। जनरल अगर मेरे पास दुनिया का कोई भी चीज दे दे, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे और बोले कि भाई इसका एसिडिक या बेसिक नेचर कंपेयर करो, तो मेरा सीधा सा रिएक्शन यही होगा कि मेरे को एक चीज पता है क्या, कि बेसिक कंपाउंड जो होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यहाँ ऑक्साइड ही है, तो सॉरी मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जितना ज्यादा अपना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा अपना बेसिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा अपना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, अपने को तो ये पता है। तो चाहे तो अब यहाँ पे इस सल्फर और इस सॉरी इस कार्बन इस सल्फर में नॉन मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर कर लो, तो वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा, वहां से अपना आंसर ये होगा कि CO2 इज ग्रेटर देन SO2, बट बिकॉज बीइंग एन एक्सेप्शन, क्योंकि अब ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इस तरीके से करना कोई साइंटिस्ट तुमको नहीं बताया है, कोई टीचर तुमको बताया है, ठीक है, तो अगर टीचर कोई रूल्स बना रहा है तो उसमें एक्सेप्शंस आते जाएंगे, ठीक है, दैट इज द रीजन कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो ये H2CO3 बनाता है बेसिकली। अब देखो CO2 बोलो या H2CO3 बोलो, इट इज सेम, अनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड इज CO2, या फिर डिहाइड्रेटेड H2CO3 is CO2 एंड डिहाइड्रेटेड H2SO3 is SO2, मतलब बेसिकली दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसका स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होता है, कोई कहना चाहेगा इस पे? बिकॉज इट इज अ फैक्ट कि अगर H2CO3 को हम लोग बहुत थोड़ा सा भी हिट देते हैं तुरंत H2 और CO2 में ब्रेक कर जाता है, कार्बोनिक एसिड है, अपना कोको कोला में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आजकल सब कोई हटाया जा रहा है उसको, बट H2CO3 इसीलिए वीक है, तो H2SO3 स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए SO2 स्ट्रॉन्ग है, ये एक एक्सेप्शन था। क्या कमिंग बैक टू कि क्यों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सेप्शन होता है, तो बस इसीलिए यही रीजन। ऑर्गेनिक रिलेट नहीं कर सकते सर? ऑर्गेनिक से करो, बताओ, करते हैं। सर SO2 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा सर, जो स्टेबिलिटी आएगा उसमें। SO2 में बैक बॉन्डिंग क्या कर रहे हो, मतलब पूरा एक एक करके बताओ, स्टेप बाय स्टेप। सर उसमें वेकेंट भी और वाइटल है सर। है है तो मतलब बैक बॉन्डिंग, इसको थोड़ी बैक बॉन्डिंग बोलते, अच्छा इससे बैक बॉन्डिंग, यस सर। इससे बैक बॉन्डिंग, पहली बात तो बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा। 3p 3p बैक बॉन्डिंग भी बहुत वीक होता है, और 3p 3d बैक बॉन्ड सॉरी 2p 3d बैक बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा वीक होगा, इफेक्टिव ही नहीं मानते, मतलब 3p के बाद तो इफेक्टिव ही नहीं मानते, बैक बॉन्डिंग का तो केस ही नहीं आएगा। एंड बैक बॉन्डिंग बढ़ भी जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड थोड़ा सा बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग बहुत डोमिनेट फैक्टर नहीं होता है। जब हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वो तुमको हम फील करा देंगे, बैक बॉन्डिंग बस हो रहा है तो हो रहा है, ज्यादा उसे कुछ कर नहीं सकते। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम बता देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली तुम लोग किस चीज का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना तुम लोग को सिखाया गया है, इसका कंपेयर एंड इसका कंपेयर एंड इसका कंपेयर, ठीक है, इससे कंपेयर करना सिखाया गया, तो तुम लोग इसमें करते ही हो, तुम लोग बोलते हो कि बॉस ये है तो एसिड, इतना तो आप ही कह रहे हैं, इसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोल रहे हैं,
तो इसको हम लोग चलो कंजुगेट बेस बनाते हैं। अब ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल इसका ओरिजिनल एसिड रहा होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसका ये बनाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा इस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी, सपोज करो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर इसका एसिड ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा ये तुम लोगों को पता है ना सबको, इसको शायद सीसॉ इफेक्ट बोलते हैं। सबको ही को पता है या तुम लोग चुप किसके मत हो बारे में बात जाएगा? कर रहे तो इसके बारे में बात हो रहा है। यस सर। हैं? यस लैटिस एनर्जी तुम लोग छुड़वा दिया आज का, लैटिस एनर्जी छुड़वा दिए यही कराते कराते। अच्छा चलो अब तो लैटिस एनर्जी स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, इतना तो है ही, बट आयनिक कैरेक्टर एंड लैटिस एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होता है कि नहीं, इस पे चलो तुम लोग कुछ बताने की कोशिश, तुम लोग को क्योंकि बोले थे पढ़ के आना, तो कुछ बताओ। बताओ मतलब ऐसे यार डिस्कशन मतलब करने के लिए मिल रहा है हमको, कोई कराता नहीं था ऐसे डिस्कशन, डिस्कशन इन द सेंस कि बस बोल रहा है कुछ बोल दो, मतलब ऐसे बोलने पे तुम बहुत कुछ बोलते हो। सर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर सकता है लैटिस एनर्जी के इंक्रीज करने से। अच्छा रीजन कुछ? सर क्योंकि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड तोड़ने में, तो जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होना पड़ेगा, या मतलब देना पड़ेगा। सब कोई इसके बाद से सहमति रखता है या किसी को विरोध भी है इसके बाद का? सो अभी आपने जो एग्जांपल करवाया था सबसे पहले, उसमें सिर्फ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा था, तो लेकिन लैटिस सबसे कम था। हाँ तो आंसर इसका ये है कि देखो तुम जो बोल रहे हो, जो अभी इससे जो पहले जो लड़का बोला, वो रीजन हर बच्चे को लगता है, हमको भी बहुत टाइम तक ये लगा था कि भाई ये सही चीज है, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये कुछ केसेस में सही हो जाता है, रीजन भी क्योंकि लैटिस एनर्जी भी चार्ज एंड साइज पे बिल्कुल उसी तरह डिपेंड करता है जैसे फजांस रूल डिपेंड करता है, ठीक है। फजांस रूल भी बेसिकली चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी केसेस आते हैं आयनिक कैरेक्टर वाले, मतलब सारे केसेस केसेस कैसे, कटायन का चार्ज सेम, अनायन का चार्ज डिफरेंट, कटायन का चार्ज डिफरेंट, और साइज मतलब सारे जितने भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, चार्ज साइज कटायन या अनायन को लेते हुए जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके कुछ केसेस में से लैटिस एनर्जी भी उसका एक सबसेट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर सही आ जाता है, ठीक है, बट हर केस में ऐसा सही नहीं होता। तो इसके डीप में ना जाते हुए अगर सिर्फ आंसर जानना है तो आंसर ये है कि अब आज के बाद से अगर तुमसे कोई पूछे आयनिक कैरेक्टर एंड लैटिस एनर्जी हाउ दे आर रिलेटेड, तो तुम ऐसा कह सकते हो, इन मेनी केसेस इट इज सीन दैट इफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस ionic character increases, but this is not a general rule. The general rule to find out ionic character is through Fajans rule. If phi of a compound decreases, ionic character increases. ठीक है, बेसिकली ionic परसेंटेज ionic character क्या होगा, 100 माइनस परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, फाई से, ना कि लैटिस एनर्जी से, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कोई क्लास है क्या 3:30 से? आपकी क्लास है कल? अच्छा कल मेरा क्लास है, Yes, तुम ही लोग के साथ, ठीक है। Yes, कल sir. अच्छा तुम लोग 12 बजे के फ्री नहीं होते हो क्या? Yes, sir, कल होते सर हैं। कल 12 बजे। हाँ मतलब कल फर्स्ट हाफ वगैरह में सुबह सुबह तो लेकिन ऐसा। मेरा आर बैच का क्लास रहता है 1 बजे रोज। अच्छा कल ठीक है मेरा सर। एक्चुअली कल थोड़ा काम है, मतलब कॉलेज का कुछ मीट वीट है, उस पे जाना होगा हमको, इसीलिए तुम लोग का क्लास आज शेड्यूल कर दिया और कल वाले लोगों का
मतलब आज वाले लोग का क्लास कैंसिल कर दिए थे क्योंकि उन लोग थोड़ा आगे चल रहे एंड सोच रहे कि मर्ज कर दे क्लासेस, क्योंकि उस क्लास पे बहुत लोग आता नहीं और जो लोग आता है वो लास्ट तक चला जाता है, तो खेल चुन के बहुत कम लोग ही रहता है और वहां पे बेसिकली हमको मजा भी नहीं आता, बस बोलते रहना पड़ता है, समझ में आया समझ में आया समझ में आया, लास्ट में बोलते सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो तो कल का क्लास कल का क्लास मोस्ट प्रोबेबली कैंसल्ड ही है, ठीक है, क्योंकि कल उसी टाइम के अराउंड मेरा मेरे को कुछ दूसरा काम है, ठीक है, तो कल का क्लास कैंसल्ड मानो, इसीलिए तुम लोग का आज सो शिफ्ट कर दिया होमवर्क था। होमवर्क तुम लोग का ये है कि तुम लोग को अब फजान्स रूल के बारे में सब चीज पता है, ठीक है, तो फजान्स रूल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन हम एक बार मेंशन भी कर देते हैं। कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, यही सब मतलब ये सेग्रीगेट करके ही दिया रहता है, मॉड्यूल मेरे पास है नहीं अभी तुम लोग को का, जो भी तुम लोग को बट रहा है, ठीक है, एंड इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग का मॉडल में बनाना है। केमिकल बॉन्डिंग के मॉड्यूल में बिल्कुल तुम लोग को इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी होगा लैटिस एनर्जी का, ट्राई कर सकते हो, अगर तुमसे कोई पूछे लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है तो तुम बिल्कुल इसी तरीके से बता सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के भी क्वेश्चंस, लेकिन इसमें ये मत करना क्या हाइड्रेशन एनर्जी, डेल एच हाइड्रेशन के भी क्वेश्चंस मत करना अभी, ठीक है, ये मत करना, बाकी तुम्हारा ये सब क्लियर है। यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मत करना, मतलब अभी सिर्फ एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मतलब O1 O2 S1 S2 ये कर लो, प्रीवियस ईयर एक साथ ही लगा लेना जितना बचा होगा तुम, ठीक है, तब तुमको पता भी चलेगा कुछ सीखे भी कि नहीं सीखे। यस सर। चलो तो एंड कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।